हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहला भाग चल रहा है हमारा, जिसके 99 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे और उसके आगे से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। इसका उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों, व्याख्या पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नियमावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। संसद के किसी एक सदन की सहायता के बिना केवल 6 मास तक मंत्री पद ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार ए, सी, डी सही हैं, जो विकल्प में नहीं है। राज्यसभा की सीटों के राज्यवार आवंटन से संबंधित संविधान की अनुसूची कौन सी है? उत्तर होगा बी, चौथी। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर होगा ए, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास पर उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा सी, मार्गशीर्ष। संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। उत्तर होगा डी, 29 मद। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? उत्तर होगा सी, 42वां संशोधन। निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? उत्तर होगा सी, यानी कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। भारत में संवैधानिक विकास का सही क्रम निम्न प्रकार से है। केंद्रीय विधायिका के 2 सदन भारतीय शासन अधिनियम 1919 में आए। केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन 1925 में आया। संविधान सभा की संरचना नवंबर 1946 में हुई और केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? उत्तर होगा सी, यानी कि बम्बई का। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बम्बई का प्रतिनिधित्व किया गया था। 108वां प्रश्न, संविधान का उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? उत्तर होगा सी, गणतंत्र। संविधान की उद्देशिका में वर्णित निर्वाचित राष्ट्रपति गणतंत्र को प्रकट करता है, जबकि प्रस्तावना में संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र के साथ साथ समाजवादी आदि शब्दों का वर्णन किया गया है। 109वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? उत्तर होगा बी, नवंबर 1946 में। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर होगा बी, सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे।
व्याख्या। भारतीय संविधान में निम्न समितियों का वर्णन किया गया है। समिति का नाम: संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। उत्तर होगा बी, संसदीय प्रणाली से। भारत सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रणाली का संबंध संसदीय लोकतंत्र से है, जिसमें राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित होता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि ए और बी सही है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से संबंधित निम्न बातें सत्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ होता है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, अथवा जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व कम से कम 5 वर्ष भारत का निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? उत्तर होगा सी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? उत्तर होगा सी, यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व समूह के उस्ताद के रूप में न काम करके बल्कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। शेष सभी विकल्प सही हैं। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उत्तर है बी, राज्यसभा द्वारा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है और लोकसभा में उस पर सहमति दी जाती है। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना होता है। लोकसभा में इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह 2 प्रकार का है। पहला, यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त हो जाता है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती। अनुच्छेद 365 इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? उत्तर होगा बी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ता आदि प्राप्त होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा ए, लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, अतः विकल्प ए सही है। भारत के किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज स्थापित की? उत्तर होगा सी, 73वां संशोधन। भारत में नई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। इस संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को सशक्त बनाया गया। इस संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरमाला कहा है? उत्तर होगा ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जनगण मन के लिए क्या महत्व है? उत्तर होगा सी. यह इसके प्रथम गायन का 100वां वर्ष है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हिंदी और बंगाली में गाया गया था। वर्ष 2011 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। उत्तर होगा सी. 299। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों में समृद्ध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक पहुंच गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? उत्तर होगा बी. प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था। 125वां प्रश्न, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? उत्तर होगा ए. सर्वसम्मति से। संविधान सभा ने संविधान में शामिल किए जाने वाले विभिन्न प्रावधानों पर विचार विमर्श करके और सर्वसम्मति अर्थात सदस्यों की सर्वसम्मति या सहमति से निर्णय लिया था। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नगर पालिकाओं एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में? उत्तर होगा सी, यानी कि 243 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9 एवं भाग 9 क में किया गया है। भारत के संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर होगा बी, यानी कि एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं: संघीय व राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान की विशेषता एवं उसके विदेशी स्रोत को सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। उपराष्ट्रपति विशेषता विदेशी स्रोत हैं इसका संयुक्त राज्य अमेरिका USA। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा बी, शिक्षा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा राज्य सूची का विषय न होकर समवर्ती में सूची का विषय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। उत्तर होगा बी, न्यायिक व्यवस्था। भारतीय संविधान की मूल संरचना का मतलब है संविधान का मौलिक सिद्धांत और ढांचा। यह सिद्धांत संविधान की कुछ खास विशेषताओं और सिद्धांत को अनुल्लंघनीय बनाता है। मूल संरचना सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका
का स्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रणाली की जरूरी विशेषताओं को सुरक्षित रखता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मूल संरचना को बदले। 132वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूची संघीय, राज्य एवं समवर्ती पाई जाती हैं? उत्तर होगा डी, अनुसूची 7th। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन शब्द का अर्थ सिर्फ वे परिवर्तन है जो संविधान के मूल ढांचे को नहीं छूते, अन्यथा ऐसा करना नया संविधान बनाना होगा? उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या घटा सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित एक न्याय नहीं है? उत्तर होगा ए, धार्मिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय यथा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय समस्त नागरिकों को प्रदान किया गया है। निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीयों के मध्य धर्म, वंश, जाति, रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त कर दिया गया? उत्तर होगा सी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारतीयों के मध्य धर्म, वंश, जाति व रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत ये किया गया था। और 1833 के बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारतीयों के मध्य धर्म, वंश, जाति व रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से कौन से कथन असंगत है? इसका उत्तर इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, ये ऑप्शंस गलत हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न प्रावधान किए गए थे। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। इसमें भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इसके माध्यम से असम में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1816 के चार्टर के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। नोट: कथन 4 विकल्प ए और विकल्प डी में उभयनिष्ठ हैं, जिसमें आयोग द्वारा स्टार मार्क उत्तर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया प्रांतीय स्वायत्तता का। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का परिवर्तन की शक्ति है? उत्तर होगा सी, यानी कि 3D के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3E के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। संसद इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का, जो अब होता है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।